हाय एवरीवन, दिस इज सनम। वेलकम टू पीएचडी टॉप्स एंड एडमिशन्स। आज के इस वीडियो में हम टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग लखनऊ यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि आप सभी को पता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी पर काफ़ी सारे लेक्चर्स अभी तक देख चुके हैं। तो ये जो टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए थे। तो डिटेल में हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको देखने मिलेगा। हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप एक बारी भी क्वेश्चन को गो थ्रू करते हो तो। और उसी के साथ साथ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फॉर योर पेपर 1 हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यानी आपको पास करने की गारंटी हमारी होती है। हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देंगे कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो जल्द से जल्द हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप पर विजिट करके स्टडी मटेरियल को भी एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। सो जैसे कि यहाँ पर इन डिटेल मैं आपको बता दूँ, पेपर 1 के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स दिखने मिलेंगे, जो कि थ्योरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ है, जिसको हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एज वेल एज हम आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले रिवीजन पैकेज में, जो कि आपको पूछे ही जाएंगे। तो ये सारा पेपर 1 का कंटेंट है, जिससे कि आप डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, हमारे कोर्स में हम आपको 100% गारंटी देते हैं पास होने की। यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेज करना होगा। परचेज करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि स्क्रीन पर नंबर शो हो रखा है, आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ी हाईलाइटेड है, फ़ी भी आप देख सकते हो, काफ़ी कम प्राइस में आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो पेपर 1 के लिए अगेन आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो फॉर पेपर टू का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद 100% गारंटी, जिसका आपको कंप्लीट आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास पेपर 2 के भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो फॉर पेपर 2 आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। Setting quotas for hard to reach respondents is one way to minimize dash bias. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर पहले ही कोटास को सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर हार्ड टू रिच रिस्पोंडेंट। हार्ड टू रिच रिस्पोंडेंट मतलब ऐसे रिस्पोंडेंट जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में रिसर्चर कौन से बायस को मिनिमम कर देते, मिनिमाइज कर देते, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन तक रिसर्चर को पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये बहुत इजी टू अवेलेबल नहीं है, इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे, पहले से ही कोटा फिक्स कर लेंगे। मतलब मान लो रिसर्चर के पास 100 सर्वेस के पेपर्स है। तो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे, पहले से ही कोटा सिलेक्ट कर लेंगे कि ऐसे लोग जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस केस में रिसर्चर करेंगे ऐसे लोग जो हार्ड टू रीच है, जो मुश्किल से, जो इजीली अवेलेबल नहीं है, उनको मैं सिर्फ 10% लोगों को, ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा। और जो बाकी रिमेनिंग 90% लोग हैं, वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा जो इजी टू अवेलेबल है, जिन तक पहुंचना बहुत ईजी है। तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस केस में रिसर्चर का क्या कर रहे हैं, ऐसे लोग जिन तक रिसर्चर को पहुंचना बहुत मुश्किल है, वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं रिसर्चर, उनका रेशो ही कम कर दे रहे हैं। इस केस में उनको बस 10% ही ले रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, हार्ड टू रीच है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलेंगे ये लोग, तो ये जाहिर सी बात है कि इनसे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इस केस में रिसर्चर कौन से बायस को मिनिमाइज कर दे रहे हैं, नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है, ऐसे रिस्पोंडेंट जिनसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उसको कहेंगे नॉन रिस्पॉन्स। इस केस में रिसर्चर नॉन रिस्पॉन्स बायस को मिनिमाइज कर दे रहे हैं, उनको कम कर दे रहे हैं। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन रिस्पॉन्स बायस। नेक्स्ट, the research design in which the investigator studies the life experiences of individual in the life world is called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है
एक ऐसे रिसर्च डिजाइन जिसमें इन्वेस्टिगेटर का मतलब है यहाँ पर रिसर्चर को स्टडी करना है। यहाँ पर एक ऐसे रिसर्च डिजाइन होती है जिसमें रिसर्चर स्टडी करते हैं थ्रू कोई भी पर्सन है उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। सो वो कौन से रिसर्च डिजाइन होंगे हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर वो आपकी रिसर्च डिजाइन होंगी फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी क्या होता है, जिसमें रिसर्चर किसी भी पर्सन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उनको एक डिसीज हो गई है, मान लीजिए उनको लंग कैंसर हुआ है। ओके, सो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे, जो पर्सन को लंग कैंसर हुआ है, जो पर्सन लंग कैंसर से सफर कर रहे हैं, उनको पूछेंगे कि उनकी बॉडी इस टाइम पर कैसा बिहेव कर रही थी, या फिर उनको कोई चेस्ट में प्रॉब्लम थी, कोई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन हो रहा है, वो कैसा फील कर रहे थे उस टाइम पर, क्या उनकी बॉडी वो टायर्ड फील कर रहे थे या फिर वो वीक फील कर रहे थे, क्या उनको ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनको कौन से बॉडी पेन हो रही है या फिर नहीं हो रही है, वो फिजिकली मेंटली उनकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है, वो सारी चीजें उनका एक्सपीरियंस जानकर उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सो ये होता है आपका फेनोमेनोलॉजी। इस रिसर्च डिजाइन को हम कहते हैं फेनोमेनोलॉजी। अब रह गए बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपको गिवन है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी क्या होता है, जो किसी कल्चर के बारे में स्टडी की जाती है, जैसे इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, उस कल्चर में लोगों का कैसा लाइफस्टाइल होता है उसके बारे में रिसर्च की जाती है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ कल्चर्स के बारे में नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप एनिमल्स के बिहेवियर्स पर स्टडी करते हो। ओके, इथोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप एनिमल्स के बिहेवियर्स पर स्टडी करते हो। इथोलॉजी ना ही कोई पर्सन के एक्सपीरियंस पर आप स्टडी करते हो, ना ही उससे कोई आप फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी ये एक डेटा कलेक्शन मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च में, जिसमें आप किसी डेटा को एनालाइज करते हो, आप डेटा कलेक्ट करते हो, देन उसको एनालाइज करते हो, एंड देन आपके एनालिसिस पर बेस्ड, आपके ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड आप कोई थ्योरी को डेवलप करते हो। तो ये एक डेटा कलेक्शन टूल है, ये आप क्वालिटेटिव रिसर्च में इस मेथड को यूज कर एक थ्योरी को डेवलप करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फेनोमेनोलॉजी। नेक्स्ट, Which one of the following represent highly negative correlation? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि वेरिएबल्स के बीच में हाईली नेगेटिव कोरिलेशन है। अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। रिमेंबर, मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बताया है कि कोरिलेशनल रिसर्च में एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ये आपके कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, मतलब कोरिलेशनल रिसर्च में आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में हाईली नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ओके, और वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड होंगे एक दूसरे से। ओके, परफेक्ट, क्योंकि -1 है इसलिए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा बिटवीन दी वेरिएबल्स। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, दैट मींस आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड होंगे। ओके, आपको याद रखना है, अगर आपका जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 होती है, दैट मींस देयर इज नो रिलेशन, आपके वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि अगर कौन सी वैल्यू होगी जो कि आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की कौन सी वैल्यू होंगी जो हाईली नेगेटिव कोरिलेशन बताती है बिटवीन द वेरिएबल्स। अब यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू गिवन है, जैसे 0 तो होगा ही नहीं, अगर 0 होता तो कुछ ना कुछ रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन पूछ रहा है हमें इस क्वेश्चन में, तो 0 तो होगा नहीं, 0 का मतलब होता है कि कोई रिलेशन नहीं है। सो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपको -0.9, -0.1 एंड -0.5, तो -0.9 आपकी यहाँ पर होगी, देन -0.1 कुछ यहाँ पर लाई करेगी और 0.5 माइनस यहाँ पर लाई करेगी। सो -1 से कौन सा पॉइंट और कौन सा नंबर नजदीक है,
-0.9। तो अगर आपके कोएफिशिएंट की वैल्यू, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -0.9 होती है तो ये हाईली नेगेटिव कोरिलेशन हो गए बिटवीन दी वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए -0.9। नेक्स्ट, match list 1 with list 2 and select the correct answer from the options given below। इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 गिवन है। लिस्ट 1 में हमें कुछ टर्म्स गिवन है और उन टर्म्स की हमें करेक्ट डेफिनेशन और मीनिंग फाइंड आउट करना है। अब लिस्ट 1 में आपको पॉइंट ए गिवन है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी बहुत सिंपल है। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ रेफरेंस। आप किसी भी रिसर्चर का कंटेंट यूज कर रहे हो तो उसका प्रॉपर नेम मेंशन करते हो। सो बिब्लियोग्राफी में आप क्या करते हो, जो भी प्रीवियस पब्लिकेशंस होते हैं वहां से आप कंटेंट लेते हो। सो बिब्लियोग्राफी का करेक्ट मीनिंग हो जाएगा प्रीवियस पब्लिकेशन। देन बिब्लियोग्राफी एंड पायलट प्रोजेक्ट, ये हमारे लिए नोन टर्म्स है, पहले तो हम इनका करेक्ट पॉइंट मैच कर लेंगे। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, ये पायलट स्टडी की तरह होता है जिसमें आप कोई किसी भी स्टडी को ट्राई करते हो। जैसे कोई गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम लॉन्च करती है तो उसका सक्सेसफुल रेट देखती है कि वो स्टडी फिजिबल है या फिर नहीं। अगर वो प्रोग्राम फिजिबल है, मतलब वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है, तो उसको लार्ज स्केल पर लॉन्च करेंगे। सो पायलट प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी स्टडी, किसी भी प्रोग्राम के, कुछ भी स्टडी के को ट्रायल करके देखते हैं कि उसका सक्सेसफुल रेट क्या हो रहा है। सो पायलट प्रोजेक्ट का आपका करेक्ट पॉइंट हो जाएगा पॉइंट 4, ट्रायल रन ऑफ द डिजाइन प्रोजेक्ट। तो ये दोनों आपके हो गए ऑप्शन ई एंड डी का। हमें पॉइंट ए एंड पॉइंट डी का हमें पता चल गया करेक्ट मीनिंग और डेफिनेशन क्या होगा। देन हम पॉइंट बी देखेंगे, रिकॉनेसेंस सर्वे। रिकॉनेसेंस सर्वे क्या होता है, ये आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है और रिकॉनेसेंस सर्वे आप ज्यादातर ज्योग्राफिकल रिसर्च में यूज करते हो। सो रिकॉनेसेंस सर्वे में आप क्या करते हो, आप किसी मैप और मैप के थ्रू और कोई पिक्चर्स के थ्रू आप कोई भी फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हो। तो इसी तरीके से ज्योग्राफिकल रिसर्च में हम मैप्स और पिक्चर्स के थ्रू स्टडी करते हैं कोई भी लैंड के बारे में, कोई भी फील्ड के बारे में, कोई भी फील्ड एरिया के बारे में। सो रिकॉनेसेंस सर्वे जिसको आप उस पर्टिकुलर फील्ड को आप एग्जामिन करते हो, सो रिकॉनेसेंस सर्वे को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो यहाँ पर बी का आपका पॉइंट 1 करेक्ट हो जाएगा। देन आपको सी पॉइंट गिवन है स्टडी एरिया। स्टडी एरिया क्या होता है कि आपने आपके रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए कौन सा एरिया चूज करा है, कौन सा आपने लोकेशन चूज करा है। सो स्टडी एरिया का करेक्ट हो जाएगा पॉइंट प्रोजेक्ट लोकेशन। सो स्टडी एरिया ये भी ज्यादातर ज्योग्राफिकल रिसर्च में और यू कैन से जियोलॉजिकल रिसर्च में यूज करा जाता है। जैसे जियोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है, जिसमें रॉक्स के बारे में स्टडी होती है। अब मान लीजिए आपने किसी एक अर्थ का पॉइंट चूज कर लिया, एक एरिया चूज कर लिया, आपने देखा कि वो उस रॉक की क्या प्रॉपर्टीज है, उसमें कितने मिनरल्स है, क्या उससे और मिल सकता है फिर नहीं, तो आप यहाँ से कुछ उस पर्टिकुलर रॉक के बारे में, अर्थ के बारे में आप स्टडी करोगे। आपने आपका यहाँ पर एरिया चूज कर लिया, मतलब आपने आपका प्रोजेक्ट लोकेशन चूज कर लिया। सो ये सारे आपके करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे, ये सारे आपके लिस्ट 1 का करेक्ट पेयर हो जाएगा। और ये सीक्वेंस हमें ऑप्शन थर्ड में गिवन है, पहले थर्ड आएगा आपका, देन फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट इज फोर्थ। नेक्स्ट, the steps taken to solve a problem are given below. Arrange them in a correct order. First, analyze. Second, test. Third, implement. Then evaluate, document, design and last is develop. इस क्वेश्चन में हमें हम रिसर्च में किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसके स्टेप्स गिवन हैं और जो स्टेप्स हैं उनको हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। सो जैसे हम रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अब मान लो मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मुझे उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मान लो मेरे पास एक प्रॉब्लम है कोविड, कोविड डिसीज है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब कोविड डिसीज नहीं आई होंगी तो रिसर्चर ने उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया, उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर ने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया, कैसे फॉलो किया, कैसे सीक्वेंस में फॉलो करा, हमें वो करेक्ट ऑर्डर अरेंज करना है। अब मान लो हमने जैसे देखा अभी कोविड एक प्रॉब्लम है, देन जब ये प्रॉब्लम आई होंगी तो फर्स्ट स्टेप में रिसर्चर ने इसको एनालाइज किया होगा, उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया होगा। तो एनालाइज आपका फर्स्ट स्टेप में आया होगा। तो फर्स्ट स्टेप में एनालाइज आएगा आपका, मतलब कोविड को किस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिन जिन लोगों में कोविड डिसीज देखी गई उनको ऑब्जर्व किया होगा, उनकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही होंगी। तो एनालाइज ये आपका फर्स्ट स्टेप में आएगा।
एनालाइज करने के बाद, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद देन आप उसको डिजाइन करोगे। डिजाइन आपका सेकेंड स्टेप में आएगा। डिजाइन क्या होता है? डिजाइन का मतलब होगा कि आप आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, कौन कौन से मेथड्स यूज करने वाले हो, किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। आप मेथड चूज करोगे, आप प्लानिंग करोगे। डिजाइन का मतलब ये होता है कि प्लान करना, कुछ प्लानिंग करोगे आप यहाँ पर। देन डिजाइन करने के बाद आप डेवलप करोगे उस प्रॉब्लम को। डेवलप का मतलब होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है उससे क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। क्या मैं ऐसा करूँ तो उसका ये सोल्यूशन निकल कर आएगा, क्या मैं ये ड्रग बनाऊं या फिर मैं वैक्सीन बनाऊं तो ये डिसीज और ये प्रॉब्लम क्योर हो सकती है। ओके, तो मैं डिजाइन करने के बाद मैं उस प्रॉब्लम को डेवलप करूंगी। तो डेवलप आपका थर्ड पर आएगा। देन उसके बाद डेवलप करने के बाद आप उसको टेस्ट करोगे। टेस्ट आपका फोर्थ नंबर पर आएगा। ओके, मतलब आप टेस्ट करोगे। आप कुछ लोगों को वो ड्रग या फिर वो वैक्सीन देकर देखोगे कि उनमें कैसे इफेक्ट हो रहा है, टेस्ट करोगे। ओके, टेस्ट करने के बाद आप उसको डॉक्यूमेंट करोगे। डॉक्यूमेंट आपका फिफ्थ नंबर पर आएगा। डॉक्यूमेंट मतलब आपने जो भी देखा है, जैसे कि अपने कुछ पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स को आपने ड्रग देकर देखा, कुछ को वैक्सीन देकर देखा और देखा कि उनकी बॉडी में कैसा इफेक्ट आ रहा है, क्या उन जो कोविड प्रॉब्लम है क्या उनसे क्योर हो रहे या फिर नहीं हो रहे वो ड्रग और वैक्सीन लेने से। आप ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन आप लिखोगे, डॉक्यूमेंट करोगे। डॉक्यूमेंट करने के बाद उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आप मेजर करोगे चीजों को, कितने लोग जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि ड्रग और वैक्सीन हमने दोनों देकर देखा, तो आप ये देखोगे कि कितने लोग ड्रग लेने के बाद क्योर हो रहे हैं। मान लो 70 लोग ड्रग लेने के बाद क्योर हो रहे हैं और सिर्फ 30 लोग जो है वो वैक्सीन लेने से क्योर हो रहे हैं। सो आपने यहाँ पर ये देखा कि कितने लोग क्या क्या लेने से, ड्रग लेने से और वैक्सीन लेने से क्योर हो रहे हैं। देन इम्प्लीमेंट के बाद, इम्प्लीमेंट आपका 6 पर आएगा। देन लास्ट इज इवेल्यूएट। इवेल्यूएट आपका 7 पर आएगा। मतलब आप इवेल्यूएट कर दोगे कि यस, अगर कोविड की प्रॉब्लम है तो कोविड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे वैक्सीन बनाया गया, वैक्सीन इफेक्टिव है या फिर ड्रग इफेक्टिव है, ये इवेल्यूएट कर जाएगा। तो इस तरीके से आप रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। सो करेक्ट सीक्वेंस आपको ऑप्शन ए में गिवन है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, the variable which is influenced by the intervention of a researcher is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो चेंज होता है अगर रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी में कोई स्ट्रेटेजीज को चेंज करे। अब इस क्वेश्चन को हम और इजी तरीके से समझते हैं एक एग्जांपल लेकर। मान लीजिए एक रिसर्चर है, रिसर्चर ने एक वैक्सीन, रिसर्चर को एक वैक्सीन डेवलप करना है कोई डिसीज के अगेंस्ट। ओके, सो रिसर्चर इस केस में क्या करेंगे, पहले एक डोज देकर देखेंगे कि वो डिसीज क्योर हो रही है या फिर नहीं, कि डिसीज में कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो रिसर्चर क्या करेंगे, जो वैक्सीन है उसका डोज डबल कर देंगे। ओके, डबल करने के बाद देखेंगे कि वो डिसीज इंप्रूव हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर रिसर्चर ने क्या करा, स्ट्रैटेजीज लगाया, एक स्ट्रैटेजी लगाकर स्ट्रैटेजी चेंज करा। पहले रिसर्चर ने बोला मैं एक ये जो डिसीज है पर्टिकुलर, मान लीजिए कि XYZ डिसीज है, इस डिसीज के अगेंस्ट मैं एक डोज दूंगा और देखते हैं कि वो डिसीज क्योर हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सो नहीं हो रही है, इसलिए रिसर्चर ने क्या करा, स्ट्रैटेजीज लगाया, स्ट्रैटेजीज को चेंज करा, अपनी डबल डोज कर दिया, 2 डोज कर दिया। 2 डोज करने के बाद रिसर्चर ने देखा कि ये जो डिसीज है वो इम्प्रूव हो रही है। तो इस स्टडी में रिसर्चर ने क्या किया, कुछ वेरिएबल को चेंज करा, अपने स्ट्रैटेजीज लगाकर कुछ वेरिएबल्स को चेंज करा, जो कि आपका इस केस में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। रिसर्चर ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर स्ट्रैटेजीज लगाया, स्ट्रैटेजीज अपने चेंज करे। सो कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है इस केस में, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में आपका है डिसीज इंप्रूवमेंट, कि आपकी डिसीज इंप्रूवमेंट को रिसर्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो रिमेंबर, जब भी रिसर्च अपने रिसर्च स्टडी में कोई स्ट्रैटेजीज को चेंज करते हैं, सो कौन सा वेरिएबल चेंज होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट, नॉन सैम्पलिंग एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिमेंबर, सैम्पलिंग में 2 टाइप के एरर होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग एरर और नेक्स्ट होता है नॉन सैम्पलिंग एरर।
अब सैम्पलिंग एरर क्या होता है, आपके जो सैंपल्स है, आपने जो भी सैंपल लिया होगा वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। ओके, आपने ऐसे सैंपल चूज कर लिया है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब मान लो आपको स्मोकर्स पर स्टडी करना है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन पर स्टडी करनी है, और आपने ऐसे सैंपल्स ले लिया जो लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट होगा, आपका रिजल्ट तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट आ जाएगा इस केस में। तो सैम्पलिंग एरर क्या होता है, आपने ऐसा सैंपल सेलेक्ट कर लिया जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, जिसमें अगर आप जो सैम्पलिंग मेथड्स यूज करते हो, सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो, उस टाइम पर आपसे जो मिस्टेक्स हो जाती है वो होगा आपका नॉन सैम्पलिंग एरर्स में। जैसे आपके जो रिस्पोंडेंट्स है, रिस्पोंडेंट ने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, आपने जो इंटरव्यूज कंडक्ट किया होगा, इंटरव्यूज के थ्रू जो आप लोगों से रिस्पॉन्स ले रहे हो, आपने कुछ रिकॉर्डिंग में आपने जो आप रिस्पॉन्स उनके रिकॉर्ड कर रहे हो, आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी, डेटा कलेक्ट करने के टाइम पे आपसे कुछ मिस्टेक हो जाएगी, तो ये आपके नॉन सैम्पलिंग एरर में आएगा। तो नॉन सैम्पलिंग एरर को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं कि जब हम हमारा सैंपल साइज ज्यादा लेंगे तब आप हो सकता है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स कम हो जाए। अब मान लो जैसे 100 पॉपुलेशन है, 100 पॉपुलेशन में से आपने 90 सैंपल्स ले लिया, 100 पॉपुलेशन में टोटल 100 मेंबर्स है और 100 में से आपने 90 मेंबर्स ले लिया और उन पर स्टडी परफॉर्म करा जो कि आपका सैंपल है। इस केस में आपका सैंपल साइज बहुत ज्यादा लार्ज है, मतलब जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज लार्ज होगा उतना ज्यादा आपके रिजल्ट जो होंगे वो एक्यूरेट हो जाएंगे। ओके, इस केस में आपकी जो स्टडी होंगी वो 90% रिजल्ट आपके करेक्ट हो जाएंगे, 90 टू 92% आपके रिजल्ट होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। मतलब जितने ज्यादा आपके सैंपल साइज होगी उतने ज्यादा आपके नॉन सैम्पलिंग एरर्स के चांसेस, एरर्स होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not a part of the basic principles of experimental design? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बेसिक प्रिंसिपल गिवन नहीं है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। सो रिमेंबर, आपका जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो होते हैं रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। अब रेप्लिकेशन क्या होता है कि जो आप जिस टॉपिक पर आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं आप उसको रिप्रोड्यूस कर सको, आप बार बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सको। उससे क्या होगा, आप रिजल्ट देखोगे, आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं बार बार सेम आ रहे हैं या फिर कैसे आ रहे हैं अगर आप एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म करते हो तो रेप्लिकेशन ये आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का बेसिक प्रिंसिपल होता है। देन रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन क्या होता है कि जैसे मान लो अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किसी डिसीज है और डिसीज के अगेंस्ट आप ड्रग लॉन्च कर रहे हो, तो आप क्या करोगे इस केस में, आप जो सैंपल सिलेक्ट करोगे आपका वो आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे, रैंडमली लोगों को ड्रग देकर देखेंगे कि उनकी बॉडी पर वो ड्रग कैसा इफेक्ट दिखा रही है। ओके, आप क्या करोगे, रैंडमली सैंपल्स कैसे सेलेक्ट करोगे, आप हर एक एज ग्रुप के आपके सैंपल में लोगे लोगों को, जैसे यंग है, ओल्ड है, वीमेन है, मेंस, जो भी है सारे लोगों को आप सैंपल्स में आपके ले लोगे और उनको रैंडमली चूज करोगे। सो रैंडमाइजेशन ये भी आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बेसिक प्रिंसिपल होता है। देन लोकल कंट्रोल, जैसा हमने अभी देखा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं उनको अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट ना करे। तो रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल ये तीनों भी आपके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के। देन रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, किसी भी चीज को रिड्यूस करना, किसी भी चीज के इफेक्ट को रिड्यूस करना। जैसे इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में नॉइज होती है, ओके, नॉइज वगैरह के इफेक्ट को कम करना, रिड्यूस करना, दैट इज नोन एज रिडक्शन। जितना हो सके इंस्ट्रूमेंट में जो नॉइज होती है उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करना। सो ये आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का बेसिक प्रिंसिपल नहीं होता है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड अ रिसर्चर कैन एनहांस हिज और हर स्टडीज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड के थ्रू रिसर्चर अपनी स्टडीज को कैसे एनहांस कर सकते हैं, थ्रू पॉपुलैरिटी या फिर वैलिडिटी, एक्सेसिबिलिटी या फिर रीडेबिलिटी, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड होता क्या है। तो डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें रिसर्चर डिफरेंट मेथड्स यूज करके देखते हैं कि उनके रिजल्ट सेम आ रहे हैं या फिर नहीं। जैसे इस डायग्राम में आपको देखना है, रिसर्चर ने पहले एक मेथड यूज करा और ये देखा कि उनका कुछ रिजल्ट आ रहा है XYZ। ओके, देन रिसर्चर ने दूसरा मेथड यूज करा, दूसरा मेथड यूज करके रिसर्चर ने देखा कि उनका यही रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। दैट मीन्स रिसर्चर ऐसे
डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करेंगे और देखेंगे कि उनके रिजल्ट सेम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर रिजल्ट सेम आ रहे हैं दैट मीन्स उनकी जो स्टडी है वो वैलिड है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन है पॉपुलैरिटी। तो डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड के थ्रू रिसर्च अपनी स्टडी की पॉपुलैरिटी नहीं बताते कि उनकी स्टडी जो है कितनी पॉपुलर होने वाली है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है कि सब लोग के लिए क्या वो इंफॉर्मेशन वो स्टडी के अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन के अवेलेबल है, उसको कहते हैं हम एक्सेसिबिलिटी। इसलिए भी रिसर्चर डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज नहीं करते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी मतलब इजी टू रीड, कि वो सबके लिए इजी है रीड करने के लिए, इसके थ्रू भी रिसर्चर डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड यूज नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो रिसर्चर डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड इसलिए यूज करते ताकि उनके रिजल्ट जो उनकी स्टडी जो है वो वैलिड हो जाए। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वैलिडिटी। नेक्स्ट, a recent study of a car owners indicated the 10% felt brand A had the best quality, 9% felt brand B did, and 6% felt other models did. The remainder had no opinion. The advertising claimed that most car owners who have gave an opinion believe that brand A has the best quality is an example of dash which is dash. इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस ऑप्शन का एग्जाम्पल होगा। अब इस एग्जाम्पल में यह बताया गया है कि एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई जिसमें कुछ कार ओनर्स थे, उन्होंने बताया कि कौन से ब्रांड कौन सी ब्रांड की क्वालिटी कितनी अच्छी है। सो यहाँ पर 10% कार ओनर्स ने कहा कि ब्रांड ए जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेस्ट क्वालिटी है। 9% कार ओनर्स ने कहा ब्रांड बी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। 6% ने कहा कि दूसरे जो अदर्स मॉडल है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इस केस में बस इतने ही लोगों का रिस्पॉन्स आया, इतने ही लोग ने रिस्पॉन्स करा। देन उसके बाद एक एडवर्टाइज कंडक्ट करा गया, एक एडवर्टाइज की गई और जिसमें एडवर्टाइज में ये बताया गया कि जो ज्यादातर जो कार ओनर्स है उन्होंने ये कहा, उनका बिलीव ये है, उनकी ओपिनियन ये है कि जो ब्रांड ए है, ब्रांड ए की कार जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो ये किस चीज का एग्जाम्पल होगा? तो ये तो यहाँ पर कंफर्म है जो रिसर्च की गई है वो करेक्ट वे से की गई। रिसर्च में रिसर्चर कोई बायस नहीं है, क्योंकि रिसर्चर ने ये बताया, रिसर्चर ने प्रॉपर वे में बताया कि कितने लोगों का रिस्पॉन्स है, कितने लोगों ने रिस्पॉन्स करा है। अब जैसे कि टोटल 100% में से सिर्फ 25% ने यहाँ पर रिस्पॉन्स करा है। आप इनको टोटल करिए 10, 6 एंड 9% को, बस इतने ही लोगों का, इतने ही कार ओनर्स का रिस्पॉन्स था, तो ये 25% हो गया। लेकिन 75% ने तो रिस्पॉन्स ही नहीं करा। तो इस केस में रिसर्चर ने ये भी बताया है कितने लोगों ने रिस्पॉन्स करा और कितने लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं करा। अब इसके बाद एडवर्टाइज कंडक्ट करवाया गया। एक एडवर्टाइज में ये बताया गया कि कार ओनर्स जो थे उनका ओपिनियन ये था कि जो ब्रांड ए है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर रिसर्च में कोई बायस नहीं किया गया, रिसर्च एथिकल थी, रिसर्च में सच्चाई थी, जो सच था रिसर्च ने पूरा बताया गया। लेकिन यहाँ पर जो एडवर्टाइज कंडक्ट करवाया गया उसमें उन्होंने अनएथिकल वे से बताया, मतलब झूठ बोला है। यहाँ पर ये कहा है कि मोस्ट ऑफ द कार ओनर्स का ये बिलीव है कि ब्रांड ए की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ज्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं था, क्योंकि 25% का ही रिस्पॉन्स था, 75 लोगों का तो रिस्पॉन्स ही नहीं था। तो इस केस में जो आपकी एडवर्टाइज होगी, एडवर्टाइज आपकी मिसलीडिंग रिपोर्टिंग होगी। मिसलीडिंग मतलब आपको कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देना, कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देना, कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देना, जो कि अनएथिकल है। ये सच्चाई नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा मिसलीडिंग रिपोर्टिंग एंड अनएथिकल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड a reasoning where we start with certain particular statements and conclude with a universal statement is called। इस क्वेश्चन में हमें एक रीजनिंग की डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ये कौन सी रीजनिंग होगी, क्या ये डिडक्टिव रीजनिंग होगी, इंडक्टिव या फिर एबनॉर्मल रीजनिंग होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है कि एक रीजनिंग है, उस रीजनिंग को आपने स्टार्ट किया एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, मतलब एक पर्टिकुलर आपने कुछ चीजों को, एक पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व कर कर आपने उस एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिया, मतलब ऑब्जर्व कर कर आपने एक जर्नल स्टेटमेंट दिया, जर्नल थ्योरी दी। तो ये कौन सी रीजनिंग में आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर आपको ये दो रीजनिंग याद रखनी है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, आपके पास एक थ्योरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग में, उस थ्योरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, आप गेस करते हो एंड उस हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो एंड देन लास्ट में आप कंफर्म करते हो आपके रिजल्ट या फिर रिजेक्ट कर देते हो।
देन इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हो कोई चीज को, जैसा इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंक्लूड किया, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऑब्जर्व किया, देन एक पैटर्न फॉलो किया, देन उस पर एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस लेड ऑन करा, एंड देन उसके बेसिस पर एक थ्योरी जनरेट करा। यूनिवर्सल स्टेटमेंट मतलब एक यूनिवर्सल, सबके लिए एक थ्योरी, एक जर्नल थ्योरी डेवलप किया। तो इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंक्लूड करते हैं, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करते हैं एंड कंक्लूड कर आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट देते हो, मतलब एक जर्नल थ्योरी देते हो। सो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी इंडक्टिव रीजनिंग की। वेराज डिडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, उस पर हाइपोथेसिस लेड ऑन करते हो, उस थ्योरी को आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, एंड देन रिजल्ट देते हो। सो ये आपके डिडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन नहीं हो जाएगी। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी गिवन है एबनॉर्मल रीजनिंग। एबनॉर्मल रीजनिंग आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म है। सो ये आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। बस रिसर्च में आपको दो ही टाइप की रीजनिंग याद रखना है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। सो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग वो होती है जिसमें आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, उस थ्योरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, देन उस हाइपोथेसिस को आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, एंड देन रिजल्ट कंफर्म कर देते हो। इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्व करते, पर्टिकुलर चीजों को ऑब्जर्व करते, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देते हो, देन पैटर्न फॉलो करते हैं, देन उस पर टेंटेटिव हाइपोथेसिस ले डाउन कर एक जर्नल थ्योरी देते हो, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट देते हो। तो ये हो जाएंगे आपकी डेफिनेशन इंडक्टिव रीजनिंग की। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक का उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे। स्टैटिस्टिक क्या होता है कि आपके जो सैंपल्स होते हैं, सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, सैंपल से मिलने वाली वैल्यूज को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, इसको हम क्या कहते हैं, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए आपकी एक पॉपुलेशन है, आपकी पॉपुलेशन में बहुत सारे मेंबर्स है, समझ लो हंड्रेड्स में आपके पॉपुलेशन में मेंबर्स हैं। अब इस पॉपुलेशन में से मैंने क्या कर लिया, सैंपल अपने सेलेक्ट कर लिया। मैंने एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया जिसमें 10 पीपल है, 10 मेंबर्स है, और इनका मैंने वेट मेजर किया। सो इन 10% का एवरेज वेट आ रहा है x1 बार। उसी तरीके से फिर से मैंने एक और सैंपल सेलेक्ट कर लिया 10 लोगों का, इसका मुझे एवरेज वेट मिल रहा है x2 बार। उसी तरीके से एक और सैंपल मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे इन 10 लोगों का एवरेज वेट मिल रहा है x3 बार। सो ऐसे मैंने 10 लोगों का 3 ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और उनका मैंने एवरेज वेट निकाल लिया। अब ये जो वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं, ये x1, x2, x3 जो मुझे वेट मिल रहा है मेरे सैंपल का, इसे हम कहते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक। इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, मतलब सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। अब ये जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैं क्या करूंगी, एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगी। तो मैं इसको, इस इंफॉर्मेशन को मैं ग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगी, जैसे ये x1 बार, x2 बार एंड x3 बार। सो मुझे जो सैंपल से इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस इंफॉर्मेशन को मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं, और इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, इसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी सैंपल के जो स्टैटिस्टिक मिल रहा है आपको, स्टैटिस्टिक के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सैंपल के जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, और उसी इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो, इस तरीके से स्प्रेड करते हो, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिमेनिंग ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, जैसे आपकी जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ये मतलब आपके मीन से कितना आपका जो वैल्यूज है वो स्प्रेड है, ये होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। इसी स्टैंडर्ड डिविएशन को, और जो आपकी वैल्यूज मीन से कितनी ज्यादा दूर है, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। सो ये स्टैंडर्ड एरर की डेफिनेशन नहीं होगी, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर माइनस सैंपल स्टैटिस्टिक। पॉपुलेशन पैरामीटर और
सैंपल स्टैटिस्टिक का डिफरेंस को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। ये भी हमें इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? पॉपुलेशन से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन से जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वैल्यूज मिल रही है, उससे हम कहते हैं पैरामीटर। सो यहाँ पर इसकी भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, tabulation sources of data is shown in the। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि tabulation में sources of data को आप कहाँ मेंशन करते हो। सो tabulation क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। tabulation का मतलब होता है कि आपके पास जो भी रिसर्च में आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उस डेटा को टेबल में शिफ्ट करते हो, आप टेबल में उसको फिल करते हो। सो टेबल में फिल करने के बाद इंफॉर्मेशन को आप सोर्सेस ऑफ डेटा को कहाँ मेंशन करते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक टेबल है। इस टेबल में हम सारी चीजें देखेंगे कि फुटनोट, बॉडी, स्टब और कैप्शन को आप कहाँ लिखते हो। सो फुटनोट, तो फुटनोट में आप जो सोर्सेस ऑफ डेटा मेंशन करते हो, वो आपके जो इस भी पेज पे टेबल होगा, उस पेज के बॉटम में आप फुटनोट मेंशन करोगे, मतलब सोर्सेस। फुटनोट्स में जो भी सोर्सेस ऑफ डेटा होगा, जहां से भी आपने डेटा लिया होगा, वो सारा मेंशन करते हो। देन बॉडी। बॉडी क्या होता है? आपके टेबल का जो मेन पार्ट है, जो मेन इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपका यहाँ पर बॉडी होगा, जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखोगे, ये आपकी बॉडी होती है, मेन पार्ट ऑफ द टेबल। देन स्टब। स्टब क्या होता है कि आपके जो ये हेडिंग्स होते हैं टेबल में, जो ऊपर साइड हेडिंग होते हैं, उसे हम कहते हैं स्टब। देन कैप्शन। कैप्शन क्या होते हैं? आपका जो भी टाइटल होगा, टेबल के ऊपर जो भी टाइटल लिखते हो, वो आपको आ जाएगा कैप्शन। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टैबुलेशन में, मतलब टेबल में, आप सोर्सेस ऑफ डेटा को कहाँ मेंशन करते हो। तो टैबुलेशन में सोर्सेस ऑफ डेटा को आप फुटनोट्स में, जो आपके टेबल के जिस पेज पर आपका टेबल होगा, उस पेज के बॉटम में आप आपके सोर्सेस ऑफ डेटा को फुटनोट्स में मेंशन करते हो। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फुटनोट। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कॉमनली मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम कौन सा ज्यादातर यूज करते हैं। अब डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। डिस्पर्जन का मतलब होता है कि आपका डेटा कैसा स्प्रेड आउट है। आपका डेटा, मान लीजिए ये मीन है, मीन से कितना फैला हुआ है, कितना दूर है आपका डेटा, ये हमें डिस्पर्जन बताता है। डिस्पर्जन का मतलब होता है कि आपका डेटा मीन से कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड आउट है। अब ये कॉमनली कौन सा आपको मेजर बताता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है? क्वार्टाइल, जैसे नेम में मीनिंग है, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4। क्वार्टाइल डिविएशन वो अपने डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे Q1, Q2 एंड Q3। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1, 2, 3 एंड 4। तो अपने डेटा को क्वार्टाइल डिवीजन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, और ये बताता है कि आपका डेटा कितना स्प्रेड आउट है। लेकिन हम कॉमनली ये मेजर नहीं यूज करते, ये टूल नहीं यूज करते। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन भी ये बताता है कि आपका डेटा मीन से कितना दूर है और कितना स्प्रेड आउट है, कितना डिविएशन आपका मीन से, कितना ज्यादा आपका डेटा फैला हुआ है। तो मोस्ट कॉमनली हम स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करते हैं। सो आपको याद रखना है, मोस्ट कॉमनली हम हमारा डेटा कितना स्प्रेड आउट है, कितना फैला हुआ है मीन से, ये देखने के लिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज करते हैं। देन रेंज। रेंज क्या होता है कि हायर वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ये आपको रेंज बताता है। बट मोस्ट कॉमनली हम मेजर ऑफ, कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज करते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन, नॉट रेंज। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद रखना है, सिग्मा अपॉन म्यू। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी यही बताता है कि आपका डेटा कितना डिस्पर्ज है, कितना स्प्रेड आउट है मीन से। लेकिन आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बताता है, याद रखिएगा, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बताता है। आपको याद रखने का है कि आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन पूछा गया था, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन अगर आपको क्वेश्चन में आता है, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपका होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, नॉट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट,
In an experimental research study, the primary goal is to isolate and identify the effect produced by. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक प्राइमरी गोल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन गोल ये होता है कि आइसोलेट करना, आइडेंटिफाई करना, इफेक्ट प्रोड्यूस बाय। इफेक्ट कौन सा ऐसा वेरिएबल होता है जो इफेक्ट दिखाता है, सो वो वेरिएबल होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन गोल यही होता है कि ये फाइंड आउट करना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा इफेक्ट शो कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। जैसे आपको ये डायग्राम देखना है, इस डायग्राम में जैसे आप देख रहे हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन गोल यही होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पर कैसा इफेक्ट दिखा रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बेसिकली हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इफेक्ट देखते हैं, क्या इफेक्ट दिखा रहा है वो। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। देन एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिसे हम एक्स्ट्रा वेरिएबल भी कहते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं रिसर्चर जिनको अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। देन कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एज वेल एज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों भी वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, सो उसे हम कहते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन गोल और प्राइमरी गोल यही होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा इफेक्ट दिखा रहा है उसको मेजर करना, उसको आइडेंटिफाई करना। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ द सीरीज 638957 इज। इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज गिवन है और एक डेटा गिवन है, उस डेटा का हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मीडियन आपके डेटा की मिडिल वैल्यू, आपके डेटा की मिडिल और सेंटर वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। अब मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को याद रखना है। अगर आप स्टेप्स को याद रखते हो तो आप मीडियन को कैलकुलेट करना कभी नहीं भूलोगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट करना है। सो स्टेप 1 में आपको जो भी डेटा और जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी सीरीज गिवन है उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपके डेटा को। तो आप किस तरीके से अरेंज करोगे, स्मॉलेस्ट डेटा आपके यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 3, देन 5, देन 6, देन 7, 8 एंड 9। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने डेटा अरेंज कर दिया। देन स्टेप टू ये देखोगे आप कि आपका डेटा ऑड है या फिर इवन है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको टोटल कितने नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 5 6, मतलब आपका जो डेटा है वो इवन है। अगर आपका डेटा इवन होता है तो उस केस में आपको 2 मिडिल वैल्यू मिलती है, अगर आपका डेटा ऑड होता है तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही मिडिल वैल्यू मिलती है। तो हमारा डेटा इवन है तो हमें 2 मीडियन वैल्यू मिलेगी। मतलब आपने जो डेटा अरेंज करा है यहाँ पर आप लेफ्ट से जा रहे हो तो थर्ड नंबर पर आपको 6 मिल रहा है, और राइट साइड से आप पर थर्ड नंबर पर आप देखोगे कि आपको 7 नंबर मिलेगा। तो इस केस में अगर आप लेफ्ट से जा रहे हो तो थर्ड नंबर पर 6 है, और राइट से जा रहे हो तो थर्ड नंबर पर 7 है। सो आप इवन में क्या करते हो, अगर आपका डेटा इवन होगा, स्टेप 3, अगर आपका डेटा इवन होगा उस केस में आप क्या करोगे, एवरेज लोगे। मतलब ये जो दो मीडियन वैल्यू, आपको 2 मीडियन वैल्यू मिल गई, और तो उस दोनों वैल्यू का आप क्या करोगे, एवरेज लोगे, मतलब मीन लोगे। तो एवरेज किस तरीके से लेते हैं, 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। 6 प्लस 7 आपका हो जाएगा 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 इज 6.5। तो यहाँ पर आपका इस केस में आपके जो मीडियन होगा, इस सीरीज का जो मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू होगी वो होगी 6.5। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 6.5। नेक्स्ट, रिसर्च बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी रिसर्च जो एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होती है उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसी रिसर्च जिसमें रिसर्चर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और रिसर्चर अपने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस की बेसिस पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, उस रिसर्च को हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। तो याद रखिएगा, एम्पायरिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं, एंड देन ऑब्जर्वेशन, उनके ऑब्जर्वेशन के उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन हम रिमेनिंग ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च क्या होती है, क्लिनिकल रिसर्च में पीपल के हेल्थ या फिर इलनेस के बारे में रिसर्चर स्टडी करते हैं।
तो क्लिनिकल रिसर्च तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज क्लिनिकल रिसर्च में रिसर्चर ऑब्जर्वेशन और उनके एक्सपीरियंस को आगे नहीं रख सकते। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर क्या करते हैं, बेसिकली हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि जो वेरिएबल्स है उनके बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर वो क्या कैसा इफेक्ट बता रहा है। सो अगेन यहाँ पर ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी लेबोरेटरी रिसर्च। लेबोरेटरी रिसर्च क्या होती है, ऐसी रिसर्च जो सिर्फ और सिर्फ लैब्स में परफॉर्म की जाती है, उसे हम कहते हैं लेबोरेटरी रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऐसी रिसर्च जो रिसर्चर जिस रिसर्च में रिसर्चर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और रिसर्चर के ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस पर वो रिसर्च बेस्ड होती है, उस रिसर्च को हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, The kurtosis of any univariate normal distribution is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो तो उस केस में आपकी kurtosis की क्या वैल्यू होगी। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो, उसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम मेसोकॉर्टिक भी कहते हैं, उस केस में आपकी kurtosis जिसे हम बीटा 2 से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 3 इक्वल टू 3। याद रखिएगा जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो मतलब कुछ इस तरीके से हो, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकॉर्टिक हो उस केस में आपके कर्टोसिस यानी बीटा 2 की वैल्यू 3 हो जाती है। देन हम रिमेनिंग कर्टोसिस के बारे में देख लेते हैं, जैसे लेप्टोकॉर्टिक। लेप्टोकॉर्टिक को हम पॉजिटिव कर्टोसिस भी कहते हैं। पॉजिटिव कर्टोसिस की वैल्यू और लेप्टोकॉर्टिक की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 3 होती है, याद रखिएगा। लेप्टोकॉर्टिक जिसे हम पॉजिटिव कर्टोसिस भी कहते हैं, उसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर होती है। एंड प्लेटिकर्टिक की वैल्यू हमेशा 3 से लेस होती है और मेसोकॉर्टिक की इक्वल टू 3 होती है। प्लेटिकर्टिक जिसे हम नेगेटिव कर्टोसिस भी कहते हैं, याद रखिएगा। पॉजिटिव कर्टोसिस की 3 से ग्रेटर देन वैल्यू, 3 से ज्यादा वैल्यू होती है आपकी पॉजिटिव कर्टोसिस की, जिसे हम लेप्टोकॉर्टिक भी कहते हैं। नेगेटिव कर्टोसिस जिसे हम प्लेटिकर्टिक भी कहते हैं, उसकी वैल्यू 3 से कम होती है, लेस देन 3 होती है। एंड मेसोकॉर्टिक जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, उसकी वैल्यू उसकी कर्टोसिस की वैल्यू, इस केस में अगर आपका मेसोकॉर्टिक यानी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो तो उस केस में आपकी कर्टोसिस की वैल्यू इक्वल टू 3 हो जाती है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर 3। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ जेंडर ऑफ रेस्पोंडेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी अगर आप जेंडर को एनालाइज कर रहे हो तो ये कौन से एनालिसिस का एग्जांपल होगा। सो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपका जो रिस्पोंडेंट्स है उनकी जेंडर को एनालाइज कर रहे हो। सो यहाँ पर आप सिर्फ एक ही वेरिएबल को मेजर कर रहे हो जो कि है जेंडर। जेंडर को ही सिर्फ एनालाइज कर रहे हो। सो आपके पास एक वेरिएबल है। So, अगर आपके पास एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल को अगर आप एनालाइज करते हो तो आपका आ जाएगा यूनिवेरिएट एनालिसिस में। यूनि का मतलब होता है एक, जैसे जेंडर है यहाँ पर ओके और ये सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये आपका हो जाएगा यूनिवेरिएट एनालिसिस का एग्जाम्पल। अब बाइवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, जिसमें दो वेरिएबल है। अब मान लो आप जेंडर के साथ साथ रिस्पोंडेंट्स की हाइट भी मेजर कर रहे हो, सो यहाँ पर दो वेरिएबल हो जाएंगे। सो इस केस में आप बाइवेरिएट एनालिसिस का यूज करोगे। अब मल्टीवेरिएट क्या होता है, जिसमें आप दो से ज्यादा वेरिएबल्स पर एनालाइज करते हो, तो आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस का यूज करेंगे। अब जैसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस में आपको एनालाइज करना है रिस्पोंडेंट का जेंडर, उनकी हाइट और उनका वेट। तो इस केस में आपके पास 3 वेरिएबल है। तो अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस का यूज करोगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है जेंडर। तो जेंडर इस वेरिएबल को एनालाइज करने के लिए आप यूनिवेरिएट एनालिसिस का यूज करोगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिवेरिएट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following terms refers to statistical method that can be used to statistically equate groups on a pretest or some other variables। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड है जो हम यूज करते हैं
किसी ग्रुप को इक्वेट करने के लिए, या फिर किसी ग्रुप को कंपेयर करने के लिए, या फिर किसी वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए। सो वो कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल तो इस क्वेश्चन का ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ये कोई स्टैटिस्टिकल टर्म नहीं है, स्टैटिस्टिकल टूल नहीं है। बिकॉज एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जैसे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं, उनको रिसर्च अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी सर्वे। सर्वे क्या होता है, एक रिसर्च में डेटा कलेक्शन टूल होता है, जिसकी हेल्प से आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सर्वे क्या हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चनर करवाकर आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हो, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस। सो इन सारे टूल्स के थ्रू आप सर्वे करवाकर आप रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करते हो। सो यहाँ पर ये भी सर्वे भी स्टैटिस्टिकल टूल नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। यस, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है और स्टैटिस्टिकल टूल है, जिसकी हेल्प से आप किसी ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो या फिर किसी वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हो। तो याद रखिएगा, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, इसको हम एनकोवा भी कहते हैं, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनकोवा भी कहते हैं। सो आपको एग्जाम में एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस की जगह एनकोवा भी आ सकता है, आपको ये भी याद रखना है, और एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस भी आ सकता है। सो एनकोवा शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म होगा एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। सो एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, जिसके यूज से हम किसी ग्रुप को कंपेयर करते हैं या फिर किसी वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एनालिसिस ऑफ covariance. And thank you for watching this video. See you tomorrow.